चिंटू के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश भी हुई थी तो मौसम भी ठंडा था। सभी को पार्टी करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी मिंटू को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम की तरफ चला जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई भी नहीं है और पीहू की डेथ हो गई है। मिंटू जोर से चिल्लाता है, पीहू पीहू उठो ना पीहू, तुम्हें क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर सबसे पहले वहाँ टोनी आता है और फिर बाकी लोग भी आते हैं। डिटेक्टिव जे पास में ही था इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाता है। सीन को देखकर डिटेक्टिव जे कुछ चीज वहाँ ऑब्जर्व करता है। फुट स्टेप के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं और यहाँ सभी लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। मतलब बाहर से कोई अंदर आया था जिसका ग्लास भी टूटा हुआ है और उस पर खून लगा हुआ है। मतलब कि मर्डर इसी से हुआ है। डिटेक्टिव जे वहाँ खड़े सभी लोगों से पूछताछ करता है। चिंटू कहता है, मैं तो किचन में था निशा के साथ, निशा के लिए जूस बना रहा था। चिंकी कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना ग्लास लेकर बाहर चली गई थी। निशा कहती है, हाँ मैं चिंटू के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। मिंटू कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था। मैंने ही सबसे पहले पीहू की लाश देखी और सभी को बुलाया। डिटेक्टिव जे ने ध्यान से देखा, गिरे हुए जूस पर फुटप्रिंट के निशान आने और जाने दोनों के हैं। डिटेक्टिव जे उन फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए टेरिस पर पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग मिलते हैं। डोर के पास जो फुटप्रिंट थे वो किसी जूते के थे। इन तीनों में इस लड़की ने तो हाई हील्स पहनी हैं और ये लड़का तो नंगे पाँव है। इनमें से इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। डिटेक्टिव जे के पूछने पर वह आदमी बताता है, मुझे किसी ने पैसे दिए थे पीहू का मर्डर करने के लिए और कहा था डोर ओपन रहेगा, मर्डर करना और भाग जाना। मगर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पीहू का मर्डर पहले ही हो चुका था। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। डोर तो जरूर उसी आदमी ने छोड़ा होगा जिसने फोन किया था और तुम्हें ये करने के लिए कहा था। डिटेक्टिव जे फिंगरप्रिंट को मैच करता है तो मिंटू के फुटप्रिंट मैच हो जाते हैं। तो मिंटू तुमने किया ये खून? नहीं सर, मैंने ये खून नहीं किया। हाँ लेकिन मुझे गेट को खुला रखने के लिए कहा गया था किलर के लिए। मगर जब मैं हॉल में आया तो पीहू का खून हो चुका था और डोर भी खुला हुआ था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन किलर ने नहीं मारा तो मुझे नहीं पता किसने मारा है। डिटेक्टिव जे लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है और उसे वहाँ एक इलेक्ट्रिक बॉक्स दिखाई देता है और उसे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वहाँ आने और जाने दोनों के फुटप्रिंट्स हैं। मतलब कोई आया और लाइट बंद करके मर्डर करके और लाइट ऑन कर दी और फिर वापस चला गया। तब चिंकी कहती है, मैंने नहीं मारा है पीहू को, मैं तो गार्डन में गई थी। डिटेक्टिव जे गार्डन में जाता है तो वहाँ पर फुटप्रिंट्स देखता है तो वहाँ आने और जाने के फुटप्रिंट्स थे। इससे डिटेक्टिव जे ये समझ जाता है कि चिंकी सही कह रही है। तभी निशा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, मेरा जूस खत्म हो गया था। इतने में टूटे हुए ग्लास के फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं। वह टोनी के निशान से मैच होते हैं। मगर मिंटू तो वॉशरूम गया था अपना जूस का गिलास ले टेबल पर रखकर। डिटेक्टिव जे टेबल पर रखे ग्लास के भी फिंगरप्रिंट्स मैच करता है, जिसमें एक तो निशा का होता है और एक पीहू का और एक मिंटू का गिलास उस रूम में होता है जहाँ वह बात करने गया था। डिटेक्टिव जे देखकर ये समझ जाता है कि पीहू का खून किसने किया है और कैसे किया। खून निशा ने किया है क्योंकि निशा अकेले ही किचन में थी और वह वहाँ क्या कर रही थी, जबकि उसका गिलास तो पहले से ही भरा हुआ था। इसका मतलब निशा ने ही पीहू का खून किया है। निशा भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा।
कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ। तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का, ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। बंटी अपनी
अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारी जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है।